दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम हिंदी का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें वर्ण विचार, संधि, संधि विच्छेद, उच्चारण और वर्तनी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन के साथ साथ हर ऑप्शन को डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। ये रहा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर है? हर विकल्प की पूरी व्याख्या करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क। का क्या है? का एक व्यंजन है। ठीक है, का व्यंजन है। इसका उच्चारण करने में अ स्वर की सहायता स्वाभाविक रूप से रहती है। बी देखते हैं, का। ये हमारा राइट आंसर है, स्वर है अ। अ स्वतंत्र स्वर है। इसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं सी, च। च भी गलत है, क्योंकि यह क्या है? व्यंजन है। ठीक है, च एक व्यंजन है और यह च वर्ग का पहला वर्ण है। अब देखते हैं लास्ट है डी, त। ये भी गलत है। त भी व्यंजन है और त वर्ग का पहला वर्ण है। सबसे पहले स्वर और व्यंजन का अंतर समझना होगा। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। यहाँ अ को किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर है आ, बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? पहला ऑप्शन दिया है आ। आ क्या है जी? आ है दीर्घ स्वर है। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। इसके उच्चारण में ह्रस्व अप की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बी देखते हैं, बड़ी ई लिखा है। ये भी ह्रस्व स्वर नहीं है। ई भी क्या है? ये भी दीर्घ स्वर है। ठीक है, सी देखते हैं, ऊ। ये हमारा राइट आंसर है। ऊ क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसका उच्चारण अपेक्षाकृत कम समय में होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है सी, ऊ। डी देखते हैं, ऐ। ऐ भी गलत है। क्यों गलत है? ऐ को परंपरागत हिंदी व्याकरण में दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी क्या है जी? ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊ। निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो ऊ ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? यहाँ पर देखिए, दीर्घ स्वर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में ही साफ पता चल रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है। ये लास्ट वाला आ। ठीक है, ये तीनों ही ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ह्रस्व और दीर्घ में मुख्य अंतर उच्चारण की मात्रा का है। अ का दीर्घ रूप क्या है? आ, और ई का बड़ी होता है, ऊ का बड़ा ऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या दांत है? एक बहुत आसान लाइन याद रखिए आप लोग, कंठ से क वर्ग। ठीक है, क वर्ग मतलब कंठ। तालु से च वर्ग और मूर्धा से ट वर्ग और दांत से त वर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा प्यारा सा चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, च किस उच्चारण स्थान से संबंधित है? च बोलते समय जीभ का संपर्क किससे होता है? तालु से होता है।
इसलिए च क्या है, तालु, तालु से इसका उच्चारण होता है। अब देखते हैं कंठ, तो कंठ में क्या आता है, कंठ में पूरा क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग, मूर्धा में आता है ट वर्ग, और ओष्ठ होंठ, होंठ में आता है प वर्ग। अगला प्रश्न है, ट किस प्रकार का वर्ण है, दंत्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है। दंत्य, दंत्य क्या होता है, दंत्य होता है ता वर्ग वाले शब्द। बी तालव्य, तालव्य होता है च वर्ग वाले शब्द। मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है ट वर्ग वाले शब्द। यही हमारा सही उत्तर है। लास्ट में दिया है ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है जी, होंठ वाले प वर्ग, प वर्ग से बनने वाले शब्द क्या हैं, होंठ वाले, ओष्ठ। ट और त में अंतर ध्यान रखिएगा, ट वर्ग मूर्धन्य होता है और त वर्ग दंत। अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान क्या है। अभी पढ़ें, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। कंठ में पूरा क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग और दंत में आता है त वर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। पहला दिया है क, क क्या होता है जी, क होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, क होता है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है यह होता है अंतस्थ व्यंजन, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सी देखते हैं, स क्या होता है, यह होता है ऊष्म व्यंजन, और ह भी होता है ऊष्म व्यंजन। ये दोनों क्या हैं, ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 माने जाते हैं, य र ल व, ठीक है। क्या माने जाते हैं, य र ल और व, ये चारों क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन है। अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। र क्या है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें से ये हमारा राइट आंसर है। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ल भी क्या है, ल भी है अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, क किस वर्ग का व्यंजन है। क वर्ग का व्यंजन है। वर्गीय व्यंजनों की शुरुआत हमेशा 5-5 वर्णों की होती है, याद रखिएगा। क से शुरू होने वाला समूह क वर्ग, और च से शुरू होने वाला समूह च वर्ग, ट से शुरू होने वाला समूह ट वर्ग, और त से शुरू होने वाला समूह त वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सही संधि विच्छेद है। देखिए, पहले में दिया है विद्याधन आलय, विद्यालय, ये हमारा राइट आंसर है। विद्याधन आलय विद्यालय, यहाँ आ प्लस आ, ठीक है। यहाँ देखिए आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ की मात्रा, आ प्लस आ होने से क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, दीर्घ हो गया। दीर्घ हो गया मतलब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, विद धन यालय, ठीक है। यह शब्द का व्याकरणिक संधि विच्छेद नहीं है, ये गलत है, ठीक है। सी देखते हैं, विद्य धन आलय, विद्य स्वतंत्र मूल शब्द नहीं है। ये क्या है, स्वतंत्र मूल शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। डी विद्याधन लय, लय का अर्थ अलग है, इससे विद्यालय की संरचना नहीं बनती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए विद्याधन आलय।
विद्यालय को देखकर याद रखिएगा, विद्या प्लस आलय, यहाँ आ और आ मिले और एक दीर्घ आ बना, ठीक है, इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? पहला दिया है दीर्घ, समान स्वर मिलने पर दीर्घ होता है, ठीक है, समान स्वर मिलने पर दीर्घ होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी गुण, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा जी? देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पर अ धन ई क्या बनाएंगे? ए बनेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। सी दिया है वृद्धि, तो आ प्लस ए या ए आदि से वृद्धि का निशान बनता है, ठीक है, ये भी गलत है। डी यण, यण तो भाई छोटा ही बड़े ही आदि के बाद स्वर आने पर यण भी नियम अलग है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, सदैव में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? पहला दिया है गुण, ये गलत है। क्यों गलत है? ए बनने का नियम यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। बी दीर्घ, समान स्वर नहीं है, दीर्घ बनने के लिए समान स्वर चाहिए, ये भी यहाँ पर नहीं है। डी देखते हैं यण, यह और वह आदि का परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी गलत है। तो बचा कौन जी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वृद्धि, आ प्लस ए से यहाँ पर क्या बना है? आ धन ए से यहाँ पर क्या बना है जी? अय बना है, ठीक है। सदैव में अय दिखाई दे रहा है, सदा धन एव में आ और ए मिलकर अय बने, इसलिए ये क्या है? वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? गुण में स्वर का परिवर्तन जो ए ओ आदि रूप में होता है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। बी वृद्धि, वृद्धि में ऐ औ आदि बनते हैं, ये भी नहीं है। डी देखते हैं लास्ट, दीर्घ में समान स्वर मिलते हैं, तो दीर्घ भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। ई का या में परिवर्तन हुआ है, ठीक है जी, ई का या में परिवर्तन हुआ है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र का संधि विच्छेद है। देखिए नरेंद्र, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है इसका, नर धन इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र। बी देखते हैं, न धन रेंद्र, शब्द को गलत स्थान पर तोड़ा गया है, ये इसका गलत आंसर है। सी नरे धन इंद्र, नरे स्वतंत्र मूल पद नहीं है, ठीक है, ये भी गलत। डी नर धन इंद्र, तो इंद्र मूल पद नहीं है भाई, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर धन इंद्र। यहाँ नर और इंद्र से दो सार्थक शब्द हैं, ठीक है, नर और इंद्र से नरेंद्र बनता है, अ और ई मिलकर क्या बनाए हैं? यहाँ पर ए बनाए हैं। कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये है गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन दिया है मह धन इस, यह ऑप्शन गलत है। मह यहाँ सही मूल पद में नहीं है। बी देखते हैं, महाधन इस, जी हाँ, यही हमारा सही उत्तर है, महाधन इस सही है। सी देखते हैं, महेधन स, स अलग करके संधि विच्छेद नहीं बनेगा, ठीक है। डी देखते हैं, म धन एस, एस मूल शब्द ही नहीं है, तो ये
तीनों ऑप्शन ही गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन दिया है गुण संधि, जी हाँ, यही इसका सही उत्तर है, गुण। बी देखते हैं, वृद्धि, वृद्धि नहीं है, यड़ भी नहीं है और दीर्घ भी नहीं है। परोपकार, पर उपकार, अ और उ जब मिलते हैं तो ओ बनता है, ठीक है। अ धन उ से क्या बनता है जी? ओ बनता है। अ धन उ क्या बनेगा? ओ। इसलिए यह क्या है? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, लोकोपकार का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है लोक धन उपकार, यही इसका राइट आंसर है। अभी पढ़े हैं अ धन ओ क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो लोक धन उपकार, लोकोपकार, ठीक है। बी देख सकते हैं, लो धन कोपकार, यह क्या है? गलत विभाजन हुआ है इसमें। सी लोक धन उपकार, उपकार मूल शब्द नहीं है। लोकोधन उपकार, लोको यहाँ पहला मूल पद नहीं है। सिर्फ संधि पहचानना काफी नहीं है, परीक्षा में संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। लोक धन उपकार को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? लोकोपकार। अगला प्रश्न है, रामेश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है या वृद्धि या फिर यड़? यहाँ पर देखिए, राम धन ईश्वर, रामेश्वर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम धन ईश्वर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? रामेश्वर। यहाँ पर अ और ई, यहाँ से अ और यहाँ से ई, दोनों मिलकर क्या शब्द बनाएंगे? ए बनाएंगे, ठीक है। जैसा परिवर्तन दिखता है, इसलिए इसे देखकर कई विद्यार्थी गुण संधि चुन सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दिए गए शब्द की वास्तविक संरचना और मानक संधि विच्छेद को ध्यान में देखकर ये पता लगाना आवश्यक है, यही वह जगह है जहां परीक्षा में ट्रैप बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को बिना संदर्भ के केवल नाम देखकर याद नहीं करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन दिया है सत धन जन, व्यंजन संधि के कारण आधा त में परिवर्तन होकर ज का रूप बनता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतजन। दूसरा देख लेते हैं, सज्जन, सज धन जन, यहाँ मूल शब्द सज नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है। सी सत धन जन, मूल रूप में हलन सहित सत नहीं लिखा है, यह भी गलत है। डी सधन जन, यह गलत विभाजन है। व्यंजन संधि में व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो सकता है, सत धन जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पहला ऑप्शन में देखो दिया है आरसीवाद, क्या लिखा है? आरसीवाद लिखा है, तो हमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है ये पहचानना है, ठीक है। आरसीवाद ये गलत है। आशीर्वाद में छोटा ई की मात्रा नहीं लगाया जाता, ये भी गलत है।
आशीर्वाद ये हमारा राइट आंसर है। ये क्या है? मानक शब्द आशीर्वाद प्रयोग किया गया है। ठीक है, लास्ट देखते हैं आशीर्वाद। इसमें वर्तनी गलत है। बोलने में हम अक्सर इसे गलत उच्चारित कर देते हैं, लेकिन परीक्षा में लिखित रूप देखा जाता है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। बी को देखते हैं, स्वतंत्र संस्कृत निष्ठ रूप मिलता है, लेकिन सामान्य आधुनिक हिंदी की अपेक्षित वर्तनी में स्वतंत्र अधिक मानक है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? आज की क्लास का आखिरी सवाल बहुत आसान लग रहा है, लेकिन परीक्षा में गलती यही होती है। सही शब्द है इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कृपया। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।